अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज फिर मैं लाई हूँ आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार कहानी, हमाद और हिरा की कहानी। तो चलिए देखते हैं आपको कहानी पसंद आती है या नहीं। आज तुम्हारी माँ यहाँ होती तो वो बहुत खुश होती। पढ़ाई के मामले में तुम उसी पर गई हो। हद से ज़्यादा मेहनत करना, अच्छे नंबर हासिल करना और फिर पोजीशन लेना, वो भी ऐसा ही करती थी जैसे आज तुमने अपनी क्लास में सबसे ज़्यादा नंबर हासिल किए हैं। आगा जान हिरा के पास बैठे अपनी बेटी की खूबियाँ गिनवाने लगे, जबकि वो माँ के जिक्र पर आप दीदा सी होने लगी। मैंने ये तो नहीं कहा कि तुम रोने लग जाओ। खैर ये देखो, मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लेकर आया हूँ। उन्होंने नवासी को उदास देखकर बात का रुख बदलते हुए जेब में से एक ज्वेलरी का डब्बा निकाला। हिरा दिलचस्पी से उन्हें देखने लगी। हर मर्तबा वो कामयाबी हासिल करती थी तो आगा जान उसे तोहफा देते थे। आप हर मर्तबा कोई ना कोई तोहफा लेकर आते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं होती, मत किया करें। फिर तमाम घर वाले भी नाराज़ होते हैं कि आप मुझ पर इतना पैसा खर्च कर रहे हैं। हिरा ने घर वालों के बारे में सोचते हुए आगा जान को टोकने की कोशिश की कि वो ये सब ना किया करें, जबकि आगा जान नवासी की ये बात सुनकर उसे घूरने लगे। जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें घर वालों की फिक्र नहीं करनी चाहिए। मेरे होते हुए तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकता, और अगर तुम पर खर्च कर रहा हूं तो तुम्हारी माँ का भी हिस्सा है, सो घर वालों की फिक्र मत करो। वो नवासी को टोकते हुए ज्वेलरी बॉक्स खोलने लगे। उसमें से एक बहुत प्यारी सोने की चेन निकली, जो दिखने में इस कदर प्यारी थी कि हिरा ने उनसे लेकर अपने गले के सामने रखकर देखा। ये तो बहुत प्यारी है, वो मुस्कुराते हुए बोली। ये तुम्हारी माँ की चेन है, प्यारी तो होगी, वो बताने लगे तो हिरा ने चेन को बहुत मोहब्बत से छुआ। बस अब तुम्हारी पढ़ाई के आखिरी 2 साल रह चुके हैं, ये ख़त्म हो जाएं तो फिर मैं तुम्हारी माँ से किया गया वादा पूरा करूँगा। मज़ीद देर ना हो तो ज़्यादा बेहतर है, अब तुम बड़ी हो चुकी हो। आगा जान ने उसके सर पर हाथ रखते हुए दिल ही दिल में माशाअल्लाह कहा और फिर अपनी बेटी से किया गया वादा याद करने लगे। हिरा ने ताज्जुब से सर उठाया। किस वादे की बात कर रहे हैं, मुझे भी बताएं। हिरा ने हैरत से उन्हें देखते हुए सवाल किया। अभी वक्त नहीं आया, थोड़ा सा मज़ीद इंतज़ार कर लो, फिर सब बता दूंगा। उन्होंने उस पल बताने से इनकार कर दिया, जबकि हिरा सोच में मुब्तला सोचने लगी कि आखिर कौन सा वादा आगा जान पूरा करना चाहते हैं। अब बता देंगे तो क्या हो जाएगा? हिरा ने खफकी से मुंह बसोरा। उसे बेचैनी होने लगी थी वादा जानने की। अभी बता दूंगा तो शायद तुम समझ नहीं पाओगी, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कहूँगा कि जब भी मैं ये वादा पूरा करने की कोशिश करूँ तो मेरे फैसले पर अमल करना, ना कि मुझसे सवाल जवाब। और दूसरी बात, अगर तुम किसी को अपने कॉलेज में पसंद करती हो तो मुझे अभी से बता दो। ये ना हो कि तुम जब वक्त ना रहे तो मुझे बताने चली आओ। आगा जान ने वादा पूरा करने के साथ साथ उससे सवाल भी किया। कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे किसी से भी मोहब्बत नहीं, और ना ही मैं किसी से मोहब्बत करने वाली हूँ। सिर्फ पढ़ाई पर ही तवज्जो देना चाहती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। हिरा ने 2 टोक अंदाज में जवाब दिया तो आगा जान धीरे से मुस्कुराए। वो नवासी के जवाब पर मुतमईन हो गए थे, जबकि हिरा आगा जान के उलझन में मुब्तला देखकर सोचने लगी कि आज आखिर अचानक आगा जान को क्या हुआ है। ये सूट किधर से लाई हो? हिरा अपने कपड़े समेट रही थी जब तानिया चली आई। उसने हिरा का नया सूट देखकर हैरत से सवाल किया। आगा जान ने दिलवाया था, उसने मसरूफ़ अंदाज में जवाब दिया और फैलावा समेटने लगी। जब ही तानिया की निगाह हिरा के गले में पड़े लॉकेट पर पड़ी। एक सेकंड, ये लॉकेट तुम कहाँ से लाई हो? काफ़ी महंगा लग रहा है और प्यारा भी। तानिया ने चौंकते हुए आगे बढ़कर हिरा के गले में पड़े लॉकेट को छूते हुए पूछा। वो लॉकेट उसे बेहद पुरकशिश लग रहा था। ये मामा का था, नाना जान के पास पड़ा हुआ था तो उन्होंने मेरे अच्छे नंबर आने पर दे दिया। 2 दिन पहले की ही बात है। हिरा ने लॉकेट बेहद अपनायत से छूते हुए बताया। मामा के नाम पर तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर जाती थी,
जबकि तानिया ये सब सुनकर दिल ही दिल में तिलमिलाई। उसे आगा जान का यूं हीरा पर बेहद मेहरबान होना एक आंख नहीं भाता था। अभी भी वो किलस कर रह गई थी। आगा जान तुम पर इतना मेहरबान क्यों होते हैं? इस घर में और भी तो बच्चे हैं, लेकिन हमें तो उन्होंने कभी कुछ नहीं दिया। तानिया ने जल भुनकर कहा। निगाहें उसकी अभी भी हीरा के गले में पड़े लॉकेट पर थीं। एक निगाह वो लॉकेट को देखती और कभी बेड पर पड़े एम्ब्रॉयडरी और काफ़ी महंगे डिज़ाइनर सूट को। उनकी नवासी हूँ, मेहरबान तो होंगे, हीरा ने मुस्कुराकर कहा। वो जानती थी कि घर वालों को ये बात नागवार गुजरती है कि आगा जान उसे सबसे ज़्यादा अहमियत देते हैं, लेकिन वो आगा जान को मना करने की कोशिश करती तो वो नहीं सुनते थे। अगर तुम नवासी हो तो मैं भी पोती हूँ, मुझ पर तो इतने मेहरबान नहीं हुए कभी भी, तानिया ने चिढ़कर कहा। उसी लम्हे तानिया की मामा भी कमरे में चली आईं। वो भी लॉकेट और जोड़े को देखकर साकित रह गई थी। वो इसलिए कि आगा जान को सिर्फ अपनी बेटी से ही मोहब्बत थी, बेटों को तो वो खास अहमियत नहीं देते। अब बेटों को ही अहमियत नहीं देंगे तो फिर उनकी औलाद को खाक देंगे, तानिया की माँ ने भी काफ़ी सर्द लहजे में कहा था। गोया वो हीरा को जानबूझकर ये सब बातें सुनाना चाहती थी। हीरा ने बजाय उन्हें कोई जवाब देने के अपना सामान समेट कर रखा और फिर सूट भी अलमारी में रखकर बैग उठाकर नीचे जाने के लिए आगे बढ़ गई, क्योंकि उसे यूनिवर्सिटी के लिए देर हो रही थी। आगा जान को कैसे समझाऊं कि तमाम घर वालों को ये सब सख्त नागवार गुजरता है। 1000 बार मना करके भी देख चुकी हूँ, लेकिन वो मेरी बात ही नहीं मानते। अब छोटी ममानी ने भी किस कदर तंजिया लहजे में मुझे ये सब सुनाया है। हीरा बड़बड़ाती हुई सीढ़ियाँ उतर रही थी, जबकि दिलो दिमाग में ममानी और उनकी बेटी तानिया की बातें गर्दिश कर रही थी। उसी लम्हे उसका पाँव फिसला और वो गिरने ही वाली थी कि सीढ़ियाँ चढ़ता हमाद तेज़ी से आगे बढ़ा और उसने हीरा को बाहों में यकलख्त थामा। हीरा ने खौफ से अपनी आंखें बंद कर ली थी, लेकिन अपने आप को किसी की बाहों में महसूस करते हुए उसने आंखें खोली तो खुद को हमाद की गिरफ्त में पाया। शुक्र है हमाद भाई, आपने मुझे बचा लिया, वरना अभी मैं अपना सर तुड़वा बैठती। आगा जान से अलग सुनना पड़ता और फिर दर्द भी जान नहीं छोड़ता। हीरा ने मुस्कुराकर बड़े मामू के बेटे हमाद से कहा। दिल ही दिल में वो बच जाने पर शुक्र अदा करने लगी। कोई बात नहीं, कहीं जा रही हो? हमाद ने नफ़ी में सर हिलाते उससे सवाल किया। यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, वो जवाब देकर सीढ़ियाँ उतरने लगी। मैं छोड़ देता हूँ, हमाद ने पेशकश की। नहीं, ड्राइवर छोड़ आएगा, उसने पलटकर मना कर दिया तो हमाद सर हिलाता हुआ सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर चला गया, जबकि हीरा के कमरे के बाहर रीलिंग को थामे छोटी मुमानी और तानिया ये मंजर देखकर आंखों से शोले बरसा रही थी। आप देख रही हैं इनकी नज़दीकियाँ? मैं अभी से बता दूं, मुझे ये सब एक आंख नहीं भाता। अगर हो सके तो जल्द अज जल्द ताई जान से मेरे रिश्ते की बात करें, वरना ये हमाद जैसे खुबरू शख्स पर भी कब्जा जमा लेगी। और आप तो जानती हैं कि आगा जान अपनी चहीती नवासी को हमाद जैसा शख्स भी सौंप देंगे। तानिया ने हमाद और हीरा को इस कदर नज़दीक देखने पर खौफज़दा होकर अपनी मामा से कहा। देख रही हूँ, तुम फिक्र मत करो, मेरे जीते जी ऐसा कुछ नहीं होगा। आगा जान कभी भी हमाद को तुमसे नहीं छीन सकते, उन्होंने बेटी को तसल्ली दी। जिस कदर वो अपनी नवासी पर मेहरबान है ना, उनके फैसले सिर्फ नवासी के हक में ही होंगे। मगर आप कहती हैं तो मान लेती हूँ, लेकिन जल्द अज जल्द जितना मुमकिन हो सके इस पर अमल कीजिए। तानिया ने एक सर्द निगाह मामा पर डालकर उन्हें गोया हुक्म दिया और ख़ुद वहाँ से चली गई, क्योंकि हीरा और हमाद की नज़दीकी ने उसे तैश में मुब्तला कर दिया था। आगा जान के 2 बेटे और 1 बेटी थी। बड़े बेटे की शादी उन्होंने अपनी भांजी से की थी, जबकि छोटे बेटे की शादी उन्होंने दूर परे के रिश्तेदारों में की थी। बड़े बेटे का एक ही बेटा था, यानी हमाद, जबकि छोटे बेटे की एक बेटी थी जिसका नाम तानिया था। हीरा उनकी नवासी थी। उनकी बेटी ने अपनी यूनिवर्सिटी फेलो से भागकर शादी कर ली, लेकिन शादी के कुछ अरसे बाद हीरा की माँ को अदराक हुआ कि उनका शौहर नशा करता है और घर की हर चीज़ बेचकर वो अपने नशे की अशिया ख़रीद लेता है। उन्होंने अपने शौहर को बहुत मना किया, लेकिन उसने नहीं सुनी, क्योंकि वो अपना घर बार छोड़कर आई थी तो अब वापस भी नहीं जा सकती थी। यूं ही वक्त गुजरता गया और हीरा पैदा हुई। उसकी पैदाइश के कुछ अरसे बाद ही वो इंतकाल कर गई।
लेकिन जाने से पहले हिरा की वालदा ने एक वसीयत की कि उनकी बेटी आगा जान को सौंप दी जाए। आगा जान बेटी की पल पल की खबर रखते थे। वो चाहते थे कि उनकी बेटी लौट आए, लेकिन वो खौफ के बायस लौट कर नहीं आई। जब बेटी का इंतकाल हुआ तो वो उसकी तदफीन के लिए चले आए थे और साथ ही फिर हिरा के बाप से उसे छीन कर ले गए थे, क्योंकि ये उनकी बेटी की वसीयत थी। तो कोई भी इस बात के आड़े नहीं आ सकता था। जबकि हिरा की छोटी ममानी और उनकी बेटी तानिया को इसका वजूद एक आंख नहीं भाता था। तानिया आए दिन उसे उलझती रहती थी। अगर आगा जान उसे कोई तोहफा देते तो वो जिद करती कि उसे भी दिया जाए, या फिर हिरा की वो चीज़ें फेंक देती थी। जबकि बड़ी ममानी काफ़ी अच्छी थी। उनका बेटा हमाद भी इससे अच्छे रवैये में ही बात करता था, मगर हिरा इस घर में आगा जान की वजह से ही इस कदर अहमियत की हामिल थी, वरना कोई भी शख्स उसके वजूद को ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाता था। भाभी, आपसे एक बात पूछूं? आज तानिया की माँ ने अपनी जेठानी यानी हमाद की माँ से सवाल किया। वो दोनों लाउंज में बैठी शाम के लिए खाने के लिए सब्जी काट रही थी, जब अचानक ही तानिया की माँ को ख्याल आया। हाँ पूछो, क्या हुआ? हमाद की माँ ने सर हिलाते हुए सवालिया नज़रों से उन्हें देखा। हमाद की शादी के बारे में क्या सोचा है? माशाल्लाह से अपनी नौकरी कर रहा है और उम्र भी हो गई है, तो कहीं रिश्ता वगैरह देखा है या नहीं? बज़ाहिर तो वो मुस्कुराकर सवाल कर रही थी, लेकिन दिल ही दिल में उन्हें अपने मतलब की बात तक पहुंचना था। अभी तो वो शादी नहीं करना चाहता, तो मैं भी खामोश हूँ। क्यों, क्या हुआ? तुम क्यों पूछ रही हो? वो जवाब देने के साथ सवाल करने की वजह पूछने लगी। आपने कुछ तो सोचा होगा, यानी कि कोई लड़की वगैरह देखी होगी जो कि आपको पसंद हो, कि हमाद के लिए वही मुनासिब रहेगी। तानिया की माँ उन्हें कुरेदना चाहती थी कि आखिर हमाद के लिए उन्होंने कौन सी लड़की का इंतखाब किया है, या फिर उन्हें कैसी लड़की पसंद है ताकि वो अपनी तानिया को उस पसंद के मुताबिक ढाल सके, या फिर बातों ही बातों में उन्हें तानिया का बताएं। जब हमाद रजामंद होगा तो तभी किसी लड़की के बारे में सोचूंगी। फिलहाल मैं अपनी जानिब से कोई भी लड़की पसंद नहीं कर सकती। मेरे बेटे को जैसी लड़की पसंद होगी उसी से उसकी शादी करूंगी। वैसे भी तो ज़िंदगी बच्चों ने गुजारनी है, तो मेरी पसंद नापसंद मायने नहीं रखती। हमाद की मामा ने बुर्दबारी से जवाब दिया। वो इस बात की कायल थी कि जब ज़िंदगी ही बच्चों ने गुजारनी है तो फिर अपनी पसंद क्यों मुसल्लत की जाए। अभी भी वो हमाद की पसंद को पहली तरजीह दे रही थी। उसी लम्हे आगा जान वहाँ चले आए। वो शायद उन दोनों की बातें काफ़ी देर से सुन रहे थे। हमाद के लिए लड़की का इंतखाब मैं कर चुका हूँ, और जिस लड़की का इंतखाब मैंने किया है हमाद को वही लड़की पसंद आएगी। आगा जान की बात सुनकर तानिया की माँ ने नखूद से उन्हें देखा। उनकी छठी हिस्स ने मामले की तह तक पहुँचा दिया। आगा जान, आपको कैसे इल्म कि हमाद को वही लड़की पसंद आएगी जिसका इंतखाब आपने किया है? हमाद की मामा तो खामोश बैठी आगा जान की बात सुनकर मुस्कुरा रही थी, जबकि तानिया की माँ ने अपने ससुर की बात सुनकर ताज्जुब से पूछा। गोया वो अपने ससुर को चैलेंज करना चाहती थी या फिर उनके फैसले को कमज़ोर करना चाहती थी। इस बात की फिक्र तुम मत करो, हमाद को वही लड़की पसंद आएगी और मेरी बहू को भी पसंद आएगी। उन्होंने संजीदगी से जवाब देते हुए अपनी बड़ी बहू को देखा। जवाबन वो मुस्कुराकर उन्हें देखने लगी। वो लड़की कौन है, इतना तो बता दें। हमाद की मामा ने ताज्जुब से पूछा। उन्हें उस अनजान लड़की के बारे में जानने का इश्तियाक हुआ था। अभी नहीं बता सकता, लेकिन जल्द बताऊंगा, क्योंकि फ़िलहाल ये वक्त इन बातों का नहीं। आगा जान ने मुस्कुराकर जवाब दिया तो वो सर हिलाकर रह गई। वो अपनी बात मुकम्मल करके जा चुके थे, जबकि तानिया की माँ अपनी जेठानी को देखने लगी। बेटा आपका है और सारे फैसले आगा जान करेंगे, आपको बुरा नहीं लग रहा? उन्होंने आग भड़काने के लिए ये मौजू छेड़ा। माना कि वो मेरा बेटा है, लेकिन इसी ख़ानदान का खून है। आगा जान किसी का भी बुरा नहीं सोचते, तो वो मेरे बेटे के लिए भी बुरा नहीं सोचेंगे, क्योंकि हमाद उनका चहीता पोता है। वो मुतमईन थी, जबकि तानिया की माँ को अपनी जेठानी का पुरसकून रहना एक आंख नहीं भा रहा था। जब भी उन्होंने सोचा कि अब वो अपने तरीके से सारे मामले को देखेंगी। बात करने की कोशिश में कुछ भी हासिल नहीं हो पा रहा था, और जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करके निकालना पड़ता है। और अब वो सोच चुकी थी कि उन्हें कोई संगीन कदम उठाना पड़ेगा,
जिससे लाठी भी बच जाए और सांप भी मर जाए। आगा जान, मुझे आपसे इजाज़त चाहिए थी। हिरा काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि वो आगा जान से बात करे, लेकिन दिल ही दिल में उसे खौफ था कि न जाने उनका क्या रद्द अमल होगा। लेकिन बिलाखिर उसने हिम्मत करके आगा जान के कमरे में आकर उनसे बात करने की ठान ली, जबकि दिल ही दिल में अभी भी खौफजदा थी। हाँ बताओ, क्या बात करना चाहती हो? वो कोई किताब पढ़ रहे थे। हिरा को देखकर उन्होंने किताब बंद कर दी और पूरी तवज्जो से उसे सुनने के लिए उसकी जानिब मुतवज्जो हुए। मैं बाबा से मिलना चाहती हूँ। बचपन से अब तक मैंने उनका चेहरा नहीं देखा, लेकिन पिछले कई माह से मेरे दिल में शिद्दत से ख्वाहिश जागती है कि मैं उनसे मिलूं। लेकिन मुझे आपसे बात करने में हिचकिचाहट महसूस हो रही थी कि न जाने आप क्या बोलेंगे, मगर अब दिल के हाथों मजबूर होकर मुझे आज हिम्मत करनी ही पड़ी। हिरा सर झुकाए अपने हाथ मसलते हुए हकलाकर बोली। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि सर उठाकर आगा जान की निगाहों में देख सके। तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? होशो हवास में हो? हिरा की बात को सुनकर वो बिफर कर बोले। जानती हूँ, हिरा सहम कर धीरे से बोली। ये जानते हुए भी कि वो तुम्हारी माँ का सगा नहीं था, और ये भी जानते हुए कि उसने तुम्हारी माँ को कभी खुश नहीं रखा, उसके बावजूद तुम उससे मिलना चाहती हो। तुम जानती हो कि बचपन से तुमने उसे नहीं देखा। मैं जब तुम्हें यहाँ लेकर आया था तो उसके बाद भी उसने कभी पलटकर तुम्हारी खबर दरियाफ्त नहीं की। तो अब तुम्हारे जाने से वो तुम्हें कबूल कर लेगा, ये सोचे बैठी हो? आगा जान पहले तो अपनी नवासी की बात सुनकर ठुठक गए थे। उनका जी चाहा वो हिरा को उसी लम्हे डांटे, लेकिन जानते थे अगर वो गुस्सा करेंगे तो हिरा उनकी बात को समझ नहीं पाएगी। जब भी वो अपने लहजे की सख्ती को ज़ाइल करके धीरे से बोले। मैं जानती हूँ कि उन्होंने पलटकर मुझे नहीं देखा, लेकिन मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हूँ। मुझे बस उनसे मिलना है। देखना चाहती हूँ कि मुझे रूबरू पाकर वो बाप जैसी मोहब्बत देते हैं या नहीं। उसने सर उठाकर आगा जान को देखा। उनकी आंखों में बेयकीनी सी थी। क्या तुम्हें मैंने बाप बनकर नहीं पाला? मेरी मोहब्बत में कोई कमी आ गई है जो तुम्हें अब अपने बाप की मोहब्बत चाहिए? आगा जान को अपनी मोहब्बत पर शक सा होने लगा था कि उनकी नवासी एक ऐसे शख्स से मिलने के लिए बेचैन थी जो उसकी खैर खैरियत भी दरियाफ्त करने नहीं आया था। ऐसी कोई बात नहीं आगा जान, जो मोहब्बत जो तहफ़्फ़ुज़ मुझे आपने दिया है वो तो शायद मामा भी होती तो ना दे पाती। मुझे आपकी मोहब्बत पर ज़रा सा भी शक नहीं। वो उनकी बात सुनकर तड़प सी गई। तेज़ी से उनके पैरों में बैठकर आगा जान के घुटने को थामकर उन्हें उनकी मोहब्बत का यकीन दिलाने लगी। ठीक है, तुम जाकर मिल लो, मैं तुम्हें उसका पता दे दूंगा, लेकिन 1-2 दिन से ज़्यादा तुम वहाँ क़याम पजीर नहीं रहोगी। उसके बावजूद अब भी कहूँगा कि एक मर्तबा फिर से सोच लो। ये ना हो कि जब तुम वापस आओ तो अपना टूटा हुआ दिल लेकर आओ। तुम्हारे इस बूढ़े आगा जान में मज़ीद इतनी सकत नहीं कि वो तुम्हें संभाल पाएँ। उन्होंने अपने दिल के खौफ व खदशात के बायस हिरा को फिर से समझाने की कोशिश की, लेकिन वो जानते थे कि हिरा को उन्होंने इजाज़त दे दी है सो वो मिलकर ही दम लेगी। लेकिन वो दिल ही दिल में दुआ करने लगे कि उसका दिल उसके बाप की जानिब से ना टूटे। वो बेहद खुश थी। आगा जान की इजाज़त के बाद उसने दूसरे दिन ही तैयारी कर ली थी। आगा जान ने उसके बाबा के घर का पता वगैरह दिया तो वो तैयार होकर सीढ़ियाँ उतरते हुए गुनगुना रही थी। जब ही उसका टकराव हमाद से हुआ। कहाँ जा रही हो? काफ़ी खुश भी दिखाई दे रही हो। हमाद ने उसे सर ता पैर देखते ताज्जुब से पूछा। बाबा से मिलने जा रही हूँ, आगा जान ने इजाज़त दे दी है। हिरा ने वहीं रुककर धीरे से जवाब दिया और नीचे जाने लगी, लेकिन हमाद ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। हाथ छोड़े हमाद भाई, क्या हो गया है? आप जानते भी हैं कि इस घर में काफ़ी लोग मुझे सख्त नापसंद करते हैं। आपकी इस हरकत को मुलायजा करेंगे तो मेरे लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। हिरा ने गुस्से से हमाद को देखते हुए अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की। तुम्हें कितनी मर्तबा कहा है मुझे भाई मत बोला करो, लेकिन शायद तुम्हें समझ नहीं आती। हमाद ने उसकी जानिब आते हुए कहा तो वो पीछे होते हुए रीलिंग की जानिब लग गई। क्यों? बचपन से आपको हमाद भाई बोलती आ रही हूँ, अब अचानक से भाई बोलना छोड़ दूँ? हिरा ने दू बदू जवाब देते हुए पूछा। क्यों का जवाब मेरे पास नहीं है, लेकिन जितना कहा है उतना करो। हमाद ने उसका हाथ झटक कर हुक्म दिया, जबकि हिरा को उसका ये अंदाज सख्त नागवार गुजरा।
कोई वजह भी तो होती है, ऐसे ही कोई भी हुक्म किसी दूसरे इंसान पर नहीं चला सकता। वो नासमझी से बोली। एक तो हमाद उस पर हुक्म सादिर कर रहा था और दूसरा वजह भी नहीं बता रहा था। जब भी हिरा बिफर गई, तुम्हारी छोटी सी खोपड़ी में वजह जानकर भी अकल का इजाफा नहीं होगा, सो बताना ही नहीं चाहता। हमाद जवाब देते हुए मुस्कुरा रहा था, जबकि हिरा को उसकी मुस्कुराहट इस पल जहर लगी। खैर, जो भी वजह हो, मेरा कोई ताल्लुक नहीं इस बात से, बस हो सके तो मुझसे दूर रहा करे। हिरा ने अपनी नागवारी छुपाने की कोशिश नहीं की, बल्कि शदीद कोफ्त से कहा, और मुझे तुम्हारे इन सवालात का जवाब नहीं देना, बस यही कहूँगा कि जल्दी वापस आ जाना, तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। वो सीढ़ियाँ उतर रही थी जब पीछे से हमाद ने पुकार कर फिर से कहा, तो उसने पलटकर हमाद की जानिब देखा। क्यों? वो हैरत से हमाद को देख रही थी कि वो इस लहजे में क्यों बात कर रहा है। उसकी निगाहों में एक अजीब सी कशिश थी जो हिरा को उलझन में मुब्तला कर गई। तुम घर में होती हो तो रौनक रहती है, इसीलिए। हमाद ने निगाहें इर्द गिर्द दौड़ाकर अपने दिल की बात कही, जिस पर हिरा उसे यूं देखने लगी जैसे कोई अजीबो गरीब शय देख ली हो। इस घर में तानिया भी है और बाकी सब भी हैं। मेरी मौजूदगी में ऐसी कौन सी खासियत है जो रौनक बन जाती है? वो ताज्जुब से बोली, जबकि वो जो थोड़ी देर पहले बाबा से मिलने के लिए बेहद खुश थी, अब हमाद से टकराव के बाद उलझ सी गई थी। ख्वाह घर में कोई भी मौजूद हो, लेकिन रौनक सिर्फ तुमसे होती है, सो जल्द लौट आना। हमाद बोलकर वहाँ से जा चुका था। जानता था कि अगर वहीं रहा तो वो हिरा के सवालात बढ़ते जाएंगे, जिनका जवाब वो दे नहीं पाएगा। जबकि हिरा हमाद पर 4 हर्फ भेजती आगे बढ़ गई तो वो भी किसी शख्स की बातें सोच रही थी। बजाय बाबा से मिलने की खुशी को महसूस करने के, हमाद की बातों को सोचना भी बेवकूफ़ी लग रहा था। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? हिरा अपने बाबा के घर के बाहर पहुंची तो वो एक गांव में कच्चे मकान में रहते थे। उसको देखकर सर ता पैर घूरते हुए पूछने लगे, मैं आपकी बेटी हूँ हिरा, आपसे मिलने आई हूँ। हिरा ने उन्हें बेपनाह अपनायत से देखते हुए कहा, मेरी बेटी? वो बड़बड़ाए, फिर करीब आकर हिरा के सर पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए। तो उनकी मुस्कुराहट अजीब सी थी। तुम यहाँ क्यों आई हो? कोई काम था क्या? उन्होंने सर रखने के बाद पीछे होते हुए हैरत से सवाल किया। गोया उन्हें हिरा का यूं आना शुरू से ही खास पसंद नहीं आया था। उनके चेहरे पर खुशी के आसार भी दिखाई नहीं दे रहे थे। नहीं, मैं यहाँ सिर्फ आपसे मिलने आई थी, अंदर नहीं बुलाएंगे? उसने गड़बड़ा कर कहा। हालांकि बाबा की सर्द मैरी पर उसकी हिम्मत ख़त्म हो चुकी थी। उसका जी चाहा था तो पलट कर घर वापस चली जाए, लेकिन अगर अभी गई तो आगा जान उसकी हालत और कैफियत को भांप लेंगे। बाबा उसे अंदर ले आए। घर में दाखिल हुई तो उसकी सौतेली माँ वहाँ मौजूद थी। हिरा को देखकर वो नाक मुंह चढ़ाने लगी और साथ ही उसकी एक छोटी बहन भी थी। वो इन रिश्तों को देखकर हसरत से मुस्कुराई, लेकिन वहाँ उसके लिए वो अपनायत नहीं थी जो उसे आगा जान देते थे। ये यहाँ क्यों आई है? तुमने इसे बुलाया था? हिरा को यहाँ आए दूसरा दिन था जब उसकी सौतेली माँ उसके बाप से पूछ रही थी। वो कमरे में बैठी हुई थी। उसे जब आवाज़ आई तो वो धीरे से चलती हुई चौखट के पास आ खड़ी हुई। नहीं, मैं क्यों बुलाऊंगा? तुमने देखा नहीं कैसे बड़ी गाड़ी में आई है? इसके पास तो बहुत पैसा होगा। इसके नाना के पास भी बहुत पैसा था और अभी भी मौजूद है। चुपचाप इसे कुछ अरसा बर्दाश्त करो, मैं इससे कुछ न कुछ तो पैसा वसूल करूँगा, जब ही जाने दूंगा। ये अल्फाज हिरा के बाबा के थे। इसने सुने तो इसके कदमों तले से ज़मीन निकल गई। गोया जिस मोहब्बत के लिए वो यहाँ आई थी वो मोहब्बत तो थी ही नहीं। लेकिन मैं अपनी सौतन की बेटी को यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसको निकालो यहाँ से। इसकी माँ से तो तुमने पैसे के लिए शादी की थी, अब क्या मोहब्बत जाग उठी है? हिरा की सौतेली माँ कदरे बुलंद आवाज़ में बोली तो गोया बाबा ने मोहब्बत की खातिर शादी नहीं की थी। वो सहम कर पीछे हुई। उसकी बाबा और सौतेली माँ को इल्म नहीं था कि हिरा ये सारी गुफ्तगू सुन रही है। आहिस्ता बोलो, मैंने कहा था ना कि कुछ वक्त तक बर्दाश्त कर लो। उन्होंने अपनी बीवी को आंखें दिखाकर कहा तो वो खामोश हो गई, जबकि हिरा तेज़ी से कमरे में गई और आगा जान को फ़ोन मिलाया। आगा जान,
ड्राइवर को भेजे, मैं घर आना चाहती हूँ। फ़ोन उठाने की देर थी। हिरा ने आगा जान से कहा, तुम ठीक तो हो? कुछ हुआ है क्या? वो उसकी नम आवाज़ महसूस कर चुके थे, सो फिक्रमंदी से पूछने लगे। मैं ठीक हूँ, बस आप ड्राइवर को भेज दें। हिरा ने हिम्मत से कहा, अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं हमाद को भेज रहा हूँ, वो 1-2 घंटे तक तुम्हें लेने आ जाएगा। उसने आगा जान की बात सुनी और खुदाफिज कहकर फ़ोन रख दिया और हमाद के आने का बेसब्री से इंतज़ार करने लगी। तुम वापस क्यों जा रही हो? मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। बचपन में तुम्हारा नाना तुम्हें मुझसे छीन कर ले गया था और अब इतनी जल्दी जा रही हो? हमाद आया तो फिर बाबा ने वावेला शुरू कर दिया। हिरा उनके दिल की बात जानती थी। मैं फिर आ जाऊंगी, अभी जाना ज़रूरी है, मेरे पेपर्स भी शुरू होने वाले हैं। उसने बहाना तराशा। पेपर्स तो वैसे भी शुरू हो ही रहे थे। लाजमी आओगी ना? उन्होंने बमुश्किल रजामंद होने के बाद यकीन दहानी चाही तो वो सर हिलाकर रह गई और उनसे मिलकर वहाँ से चली आई। लेकिन गाड़ी में बैठने के साथ ही उसने बाबा से सिर्फ यही कहा कि मैं कोई पैसे की मशीन नहीं हूँ, यहाँ मोहब्बत के लिए आई थी। मोहब्बत नहीं तो आज ये रिश्ता भी हमेशा के लिए ख़त्म करके जा रही हूँ, वापस पलट कर नहीं आऊँगी। हमाद के सामने ही उसने ये बात की थी। हमाद ने इसका चेहरा देखा तो वो सूजा हुआ था। गाड़ी में बैठते ही हमाद उसकी जानिब देखने लगा। कुछ खाओगी? हमाद ने फिक्रमंदी से पूछा। भूख नहीं है। हिरा ने नरमी से इनकार कर दिया और शीशे के पार देखने लगी। बाबा की बातें उसके दिमाग में अभी तक गूंज रही थी। तुम शायद रोती रही हो, कुछ हुआ था क्या? हमाद जानता था कि कोई वजह ज़रूर है, लेकिन हिरा से पूछने में हिचकिचा रहा था। जानता था कि वो जवाब नहीं देगी या टाल देगी। कुछ नहीं हुआ, आप घर चलें। उसने नफ़ी में सर हिलाते हुए सीट की पुश से सर टिकाकर आंखें बंद कर ली। हमाद गांव की सड़कों पर गाड़ी दौड़ाने लगा। अभी वो आधे रास्ते में ही था कि तेज़ बारिश शुरू हो गई। हमाद की गाड़ी भी ख़राब हो चुकी थी। हिरा ने घबराकर आंखें खोली तो शाम से पहले ही अंधेरा छा चुका था। वो खौफजदा हुई। ऐसा मुकाम, स्याह आसमान और तेज़ आंधी, तेज़ बारिश उसे हमेशा ही बेचैन कर देते थे। अब हम घर कैसे जाएंगे? गाड़ी भी ख़राब हो गई। हिरा ने फिक्रमंदी से कहा। वो जल्द अज जल्द घर पहुंचना चाहती थी। आज रात हमें किसी होटल में रुकना पड़ेगा। तुम परेशान मत हो, मैं देखता हूँ, हमाद ने कहा और फिर करीबी होटल देखना चाहा। उसे पास चंद लोगों से पूछने के बाद इल्म हुआ कि यहाँ 5 मिनट के फासले पर ही एक होटल था। हमाद हिरा को लेकर वहाँ चला आया। उन दोनों के कपड़े भीग गए थे। दोनों कमरे में आए तो हमाद उसे देखकर निगाहें चुराने लगा। उसने घर फ़ोन करके इत्तला देने की कोशिश की, लेकिन आगा जान का नंबर नहीं लग रहा था। सो तानिया को मैसेज करके बताया कि घर में बता दे और फिर पलट कर हिरा की जानिब आया। हमाद भाई, आप मेरे करीब क्यों आ रहे हैं? वहीं खड़े रहे। हिरा ने उसे करीब आते देखकर घबरा कर कहा, मैंने तुम्हें कितनी मर्तबा कहा है मुझे भाई मत कहा करो। हमाद बेहद चिढ़ कर बोला। तो और क्या बोलूं? वो पहले ही बहुत परेशान थी। हमाद का ये अंदाज उसे मज़ीद उलझा रहा था। चलो आज भाई ना बोलने की वजह तुम्हें बता ही देता हूँ। घर में बताने से मुझे डर महसूस होता था कहीं कोई देख ना ले, और तुम भी डरती थी। लेकिन सच यह है कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। आज से नहीं, काफ़ी साल पहले से। जब जब तुम मुझे भाई बोलती हो मुझे बेहद गुस्सा आता है, लेकिन तुम पर कोई हक जताने का इख्तियार नहीं है, सो खामोश रहता हूँ। लेकिन अब आकर तुम्हें हमेशा टोकता रहता हूँ कि मुझे भाई मत कहा करो, क्योंकि बुरा महसूस होता है। हमाद उसके करीब आकर मोहब्बत का इकरार करने लगा तो हिरा बुदक कर पीछे हुई। मुझसे दूर रहें, कहीं इसीलिए तो यहाँ लेकर नहीं आए कि... हिरा ने बात अधूरी छोड़ दी, जबकि हमाद जान गया कि वो क्या कहना चाह रही थी। मेरी मोहब्बत को इतना घटिया समझने की ज़रूरत नहीं है कि मैं तुम्हें होटल इसलिए लेकर आऊँगा। तुम मेरे लिए ये सोच भी कैसे सकती हो? अगर मेरी मोहब्बत को तस्लीम कर लेती तो तुमसे शादी करना चाहता था, लेकिन तुम्हारे इस अंदाज ने यह साबित कर दिया कि तुम मेरी मोहब्बत को मोहब्बत ही नहीं बल्कि घटिया सा सौदा समझ रही थी। हमाद उसकी बात सुनकर तलखी से मुस्कुराकर बोला और फिर कमरे से बाहर चला गया।
जबकि हीरा दोनों हाथों में सर थामे वहीं बैठकर समझने की कोशिश करने लगी कि जिंदगी उसके लिए आखिर क्या फैसला करना चाह रही है। बाबा की एतबार तोड़ देने के बाद उसे हर इंसान की मोहब्बत और अपनायत पर शक सा महसूस होने लगा था। इस छोटी सी ब्रेक के लिए बहुत माजरत। उम्मीद है आप हमारी मजबूरी को समझेंगे। लेकिन ये बताइए कि कहानी कैसी है? अब क्या हीरा हमाद की मोहब्बत पर एतबार करेगी या फिर घर वालों की वजह से वो उसे रिजेक्ट कर देगी? ये सब तो हमें आगे जाकर ही मालूम होगा कि कहानी का अंजाम क्या होता है। तो चलिए फिर अब चलते हैं कहानी के अगले हिस्से की जानिब। आगा जान हमाद को फ़ोन कर रहे थे लेकिन उसका नंबर नहीं लग रहा था। घर में परेशानी का माहौल बना हुआ था, जबकि तानिया मुस्कुरा रही थी। तुम क्यों मुस्कुरा रही हो? कहीं इन सब के पीछे तुम्हारा हाथ तो नहीं? तानिया की मामा ने उसे मुस्कुराता देखकर हैरत से पूछा। बिल्कुल ठीक समझी है, मेरा ही हाथ है। वो तंज़िया अंदाज में मुस्कुराकर अपना फर्जी कॉलर झाड़ते हुए बोली। मुझे भी बताओ, आखिर क्या कारनामा सर अंजाम दिया है? देखना कहीं कुछ गलत ना कर बैठो। वो बेटी की बात सुनकर तजस्सुस से पूछने के साथ उसे समझाने भी लगी। बेफिक्र रहें, पूरा इंतज़ाम किया है। आज आगा जान अपनी नवासी को घर से निकालेंगे या फिर हमेशा के लिए उसे उसके गरीब बाप की चौखट पर छोड़कर आ जाएंगे। हमाद ने मुझे फ़ोन करके बता दिया था कि उसकी गाड़ी ख़राब हो गई है। बारिश की वजह से वो एक होटल में रुक रहा है हीरा के साथ, और उसने कहा था कि मैं आगा जान को बता दूं, लेकिन उन्हें ये सच मैं नहीं बताऊंगी। हमाद की गाड़ी भी मैंने ही ख़राब की थी, सो कुछ देर तक चलने के बाद उसने ख़राब हो ही जाना था। सो वो ख़राब हो गई और अभी थोड़ी देर तक आगा जान के जाने वाले शख्स ने उनको फ़ोन करके बता देना है कि हमाद और हीरा होटल में मौजूद हैं। तानिया की माँ बेटी की बात सुनती हुई उसका प्लान जानकर हैरत और इस्तेजाब से उसे देखने लगी। उनकी बेटी तो काफ़ी शातिर दिमाग निकली थी। तुम्हारा तो काफ़ी तेज़ दिमाग चल रहा है। चलो इसी बहाने हमाद तो तुम्हें मिल जाएगा। मैं तो आगा जान के दिल का राज तो जान चुकी हूँ कि वो हीरा को ही हमाद की बीवी बनाना चाहते हैं। उन्होंने भी बेटी का साथ देते हुए मुस्कुरा कर कहा और फिर वहीं बैठकर हमाद और हीरा की बर्बादी के बारे में सोचने लगी, जबकि थोड़ी ही देर में वो अपने किए पर उम्र भर के लिए पछताने वाली थी। सुबह वो दोनों लौटे तो आगा जान शदीद तैश के आलम में थे। मैं तो तुम्हें बहुत अच्छा समझता था, लेकिन तुम इस कदर घटिया हरकत करोगी मुझे यकीन नहीं आ रहा। आगा जान ने हीरा को देखते बिफर कर कहा। पहले तो हीरा उनकी बात समझ ही नहीं पाई, और जब उसे आगा जान की बात का मतलब समझ आया तो वो फटी फटी नजरों से उन्हें देखने लगी। आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हीरा ने नफी में सर हिलाते हुए कहा। उसे आगा जान की निगाहों से नफरत बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैं सब जान चुका हूँ, अगर ऐसा होता तो तुम मुझे फ़ोन करके इतला तो देती। हीरा ने उन्हें जब घर ना लौटने की वजह बताई तो आगा जान ने उसकी बात का यकीन ना करते हुए कहा। आगा जान मेरा यकीन करें, मैं सच कह रही हूँ, हम्माद भाई से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं। वो जैसे हम्माद के साथ सुबह घर लौटी तो सब ने इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए, जबकि हम्माद बस खामोशी से तमाशा देखने की कोशिश कर रहा था। वो उसे गांव से लेने गया था। रास्ते में गाड़ी खराबी की वजह से छोटे से होटल में रुकना पड़ा। बदकिस्मती से एक रूम मिला था जिसका पता घर में चल गया। तो क्या चाहते हो तुम लोग? दुनिया को क्या मुंह दिखाऊं मैं? मेरे जानने वालों को इल्म हो चुका है। यही बेहतर है कि मज़ीद रुसवाई का सबब बना ना जाए और इससे कबल ही कोई बंदोबस्त कर दूं। इसलिए मैंने फैसला किया है कि शाम को तुम दोनों का निकाह है। सब हैरत में डूबे ये मंजर देखने लगे। आगा जान के फैसले पर कोई राज़ी नहीं था। सबको लगा वो अपनी नवासी को घर से निकाल देंगे। ये कब सोचा था कि अपने खूबसूरत पोते को उसके हवाले कर देंगे। तानिया, जिसने शातिर दिमागी से एक चाल चली थी, उसकी चाल उसी पर उलट गई थी। कुछ ही देर बाद हीरा के लाख इनकार के बावजूद उन दोनों का निकाह हो गया। आगा जान, निकाह आपकी मर्जी से हुआ है, रुखसती मैं अभी चाहता हूँ। हमाद की डिमांड पर हीरा का सांस खुश्क हुआ, क्योंकि कल रात तो वो हीरा से अपनी मोहब्बत का इजहार कर चुका था और आज ही उसकी ये ख्वाहिश पूरी हो गई थी।
आप तो बहुत खुश हो गए होंगे, जिसे चाहा हासिल कर लिया। कहीं इसीलिए तो होटल नहीं रुके थे कि आगा जान को बाद में अदराक हो जाए तो फिर वो कसूरवार ठहरा कर हमारा निकाह कर दें। हमाद की मर्जी पर दोनों की रुखसती हो चुकी थी। हमाद कमरे में दाखिल हुआ तो हिरा ने उस पर तंज के नश्तर चलाना शुरू कर दिए। बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास, कुछ भी बोले जा रही हो। माना कि मैं तुम्हारे सामने मोहब्बत का रोना रो चुका हूँ, लेकिन इतना गिरा हुआ मत समझो कि मैं इस वक्त तुम्हारा कहा हर लफ्ज़ हकीकत में बदल कर रख दूँ। हमाद ने हिरा को दीवार के साथ लगाकर बेहद गुस्से से कहा, तो इसमें गलत क्या है? आप भी तो यही चाहते थे। उसने दूबदू जवाब दिया। उसे हमाद के गुस्से की ज़रा भी परवाह नहीं थी। तुम्हारे जानने के लिए यही काफ़ी है कि अगर मैं तुम्हें हासिल करना चाहता तो बहुत पहले ही ये चाल चल चुका होता। ये सब हादसाती तौर पर हुआ है, मेरा कोई लेना देना नहीं है। अब तुम आराम कर सकती हो। हमाद अपनी बात मुकम्मल करके कमरे से बाहर जा चुका था। वो जो समझी थी कि हमाद उससे ज़ोर ज़बरदस्ती का मुजाहरा करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। उसे समझ नहीं आई कि फिर आखिर हमाद ने रुखसती का शोर किस लिए मचाया था। रात देर तक वो जागती रही थी और सुबह के वक्त जाकर उसकी आंख लगी, लेकिन हमाद कमरे में फिर भी नहीं आया था। तुम सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी किए बैठी हो? हिरा का आज पहला पेपर था। वो तैयार होकर नीचे आई तो मुमानी ने उसे हैरत से देखते हुए पूछा, मुझे यूनिवर्सिटी जाना है, पेपर है मेरा। हिरा ने मुमानी की निगाहों में अपने लिए बेयकीनी और शक बखूबी पहचान लिया था। वो भी उसे ही कसूरवार समझ रही थी। तानिया और छोटी मुमानी भी वहीं मौजूद थी। चेहरे से तो लग रहा है जैसे ज़बरदस्ती निकाह किया गया हो। तानिया धीरे से मुस्कुराकर सर झुका गई, गोया उसने हिरा के ज़ख्मों पर नमक छिड़कना चाहा था, सो वो छिड़क चुकी थी। तुम आज यूनिवर्सिटी नहीं जा सकती, शादी के बाद आज तुम्हारा पहला दिन है। मुमानी ने उसे यूनिवर्सिटी जाने से रोक दिया। उसी लम्हे आगा जान चले आए। इसके पेपर्स हो रहे हैं तो छुट्टी नहीं कर सकती। यूनिवर्सिटी की होनहार तालिब इल्म है, नंबर कम हो जाएंगे। हिरा तुम जाओ। आगा जान ने संजीदगी से कहते हुए हिरा को जाने का इशारा किया। लेकिन आप जानते हैं कि हमारे यहाँ ऐसा कोई रिवाज नहीं। बड़ी मुमानी हैरत से अपने ससुर को देखने लगी। पहली बार उन्हें अपने ससुर की बात से इख्तलाफ हुआ था। लेकिन पेपर्स देना ज़रूरी है। हज़ारों लड़कियां जाती हैं, अगर हिरा भी चली गई तो हमारे ख़ानदान के उसूल टूटने पर कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। आगा जान दो टोक अंदाज में बोले तो हिरा उनकी बात सुनकर घर से बाहर निकल गई, जबकि बड़ी मुमानी आगा जान की बात पर खामोश हो गई। मगर दिल ही दिल में उन्हें ससुर की बात पर गुस्सा आया था। हिरा पेपर देकर लौटी तो उसका जी चाहा कि वो आगा जान से बात करे। सुबह सुबह ही तो उन्होंने हिरा को पेपर देने के लिए भेजा था, जब मुमानी जाने नहीं देना चाहती थी। बचपन से लेकर आज तक उन्होंने ही हिरा को संभाला था और आज इसका हक बनता था कि वो आगा जान से शिकवा कर सके कि आखिर उन्होंने ये कदम क्यों उठाया था बिना उसे हकीकत जानने के। जब वो कमरे में दाखिल हुई तो आगा जान सोए हुए थे। वो कमरे से बाहर निकलने ही वाली थी कि उसे सामने दराज पर एक ख़त नज़र आया। उसने वो ख़त उठा लिया। आगा जान, जानती हूँ कि मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है, लेकिन आप जाने से कबल मैं आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप कर जा रही हूँ। मुझे इल्म है कि ये मेरा हक नहीं बनता कि आपको मज़ीद अजियत से दो चार करूँ। हकीकत यही है कि जो बेटियाँ बाप की इज़्ज़त रोंद कर जाती हैं वो सुख से जी नहीं पाती। मेरे शौहर ने शादी के बाद बताया कि वो मोहब्बत नहीं करता था, बल्कि पैसों के लिए शादी की थी। नशा भी करता था। जब आपके घर से कुछ लेकर नहीं गई तो उसने मुझे बेचने की कोशिश की। बमुश्किल अपना आप बचा पाई हूँ, लेकिन आज ज़िंदगी और मौत की जंग की कैफियत में वसीयत करके जा रही हूँ कि मेरी हिरा को आप ले जाइएगा। उसे जालिम बाप के पास मत छोड़िएगा। वो उसे तहफ़्फ़ुज़ देने के बजाय बेच डालेगा। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही हो सके तो जल्द अज जल्द उसकी शादी करवा दीजिएगा। ये ना हो कि जैसे ही वो बड़ी हो और उसका बाप उसे लेने चलाए। मेरी ख्वाहिश है कि हिरा की शादी आपके पोते यानी हमाद से हो जाए, वहाँ महफूज रहे। लेकिन जानती हूँ कि शायद आपको ये बात नागवार गुजरे, सो कोई अच्छे से लड़के से शादी करवा दीजिएगा।
آپ کی نافرمان بیٹی۔ ہیرا نے خط پڑھا تو اسے سمجھ آیا کہ کیوں آغا جان نے اس کی شادی حماد سے کی تھی اور آغا جان نے ماما سے کیا وعدہ کیا تھا۔ ساری حقیقت جاننے کے بعد ہیرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو گویا حماد اس کی ماما کی پسند تھا۔ ہیرا نے خط وہیں رکھا اور دبے پاؤں آغا جان کے کمرے سے باہر نکل آئی۔ تانیہ سامنے ہی کھڑی اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ ویسے تمہیں شرم نہیں آتی؟ پہلے حماد کو بھائی بھائی کہتی تھی اور اب اسی سے نکاح کر لیا۔ تانیہ نے طنز کے تیر برسانا شروع کر دیے۔ کیوں؟ تمہیں پسند تھا تو تم کر لیتی۔ ہیرا نے دو بدو جواب دیا۔ بے فکر رہو، بھلے وہ تمہارے نکاح میں موجود ہو، لیکن حماد کو تو میں تم سے چھین کر رہوں گی، تانیہ نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ اسی لمحے سیڑھیوں کے قریب حماد آن کھڑا ہوا۔ تانیہ کی بات سن کر وہ آگے نہیں بڑھ سکا، بلکہ وہیں رک کر ان دونوں کی گفتگو سننے لگا۔ لیکن جب تک وہ میرے نکاح میں ہے، تمہاری اتنی جرت نہیں ہو پائے گی کہ تم اسے مجھ سے چھین سکو۔ اور کیا خاک چھین پاؤ گی جب وہ مجھ سے محبت کرتا ہے؟ پھر بھی اگر تمہیں شوق ہے تو اپنا شوق پورا کر سکتی ہو، میری طرف سے تمہیں کھلی اجازت ہے۔ ہیرا دھیرے دھیرے تانیہ کے قریب آئی اور سینے پر ہاتھ باندھ کر مسکرا کر بولی۔ اس کی مسکراہٹ تانیہ کا جی جلا گئی۔ تم اپنی تانیہ نے انگلی اٹھا کر ہیرا کو کچھ کہنا چاہا تو ہیرا نے فوراً اسے ٹوک دیا۔ مجھے انگلی دکھانے سے پہلے اگر تم اپنی حد میں رہو گی تو زیادہ بہتر رہے گا۔ بچپن سے لے کر تمہاری اب تک بکواس سنتی آ رہی ہوں، اب مزید نہیں سنوں گی، سو بہتر ہوگا مجھ سے لڑنے کی کوشش مت کیا کرو، بلکہ حماد کو چھینے پر ساری قوت مدافعت ضائع کرو۔ ہیرا بول کر وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ حماد اس کی بات سن کر گہری سوچ میں مبتلا ہو گیا۔ اسے سمجھ نہیں آئی کہ ہیرا آخر تانیہ کو کیوں اس قدر اعتماد لہجے میں اجازت دے کر گئی تھی کہ وہ حماد پر اپنا حق جتائے اور اسے اس سے چھین کر دکھائے، حالانکہ ہیرا نے تو اس کی محبت کو تسلیم بھی نہیں کیا تھا۔ حماد رات کو کمرے میں داخل ہوا تو ہیرا پیپر کی تیاری میں مصروف تھی۔ اس نے سر اٹھا کر حماد کو دیکھا اور پھر دوبارہ سر جھکا لیا۔ وہ آج ہیرا کی باتیں ابھی تک سوچ رہا تھا۔ میرے سر میں درد ہے، لائٹ بند کر دو گی؟ کچھ دیر سونا چاہتا ہوں، حماد نے اپنا سر مسلتے ہوئے ہیرا سے کہا۔ صبح میرا پیپر ہے، تیاری کر رہی ہوں، کمرے سے باہر جا کر نہیں بیٹھ سکتی، کیونکہ آغا جان یا پھر گھر کے کسی اور فرد نے دیکھ لیا تو 100 طرح کی باتیں سنائی جائیں گی۔ ہیرا نے دھیرے سے وجہ بتائی۔ حماد کو اس کا لہجہ پہلے کے نسبت دھیما سا محسوس ہوا۔ وہ اسے گہری نظروں سے ہی دیکھ رہا تھا کہ آخر آج ہیرا بدلی بدلی سی کیوں محسوس ہو رہی تھی۔ تبھی وہ بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنی ساری چیزیں اٹھا کر صوفے پر رکھی۔ آپ یہاں پر آرام سے سو سکتے ہیں، میں لیمپ لگا کر پڑھ لوں گی، اس نے سر اٹھا کر حماد کو دیکھتے ہوئے کہا اور اس کے قریب سے گزر کر صوفے کے جانب بڑھنے لگی۔ حماد نے سرعت سے اس کا بازو تھام کر روک لیا۔ تانیہ سے کیا بول رہی تھی کہ وہ تم سے مجھے چھیننے کی کوشش کرے؟ حماد کی بات پر وہ بھونچکا سی رہ گئی، تو وہ اس کی ساری باتیں سن چکا تھا۔ کسی کی باتیں چھپ کر سننا اچھی بات نہیں ہوتی، ہیرا نے چڑھ کر کہا، اور کسی کی محبت پر حق جتانا، دعویٰ کرنا، جب اس کی محبت کو قبول بھی نہ کیا ہو تو یہ بھی اچھی بات نہیں ہوتی۔ حماد نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جملہ ادا کیا۔ ہیرا اس کی نظروں کا ارتکاز برداشت نہیں کر پائی اور رخ پھیر لیا۔ سچائی کا سامنا کرنے سے ڈرتی کیوں ہو؟ حماد اس کا گریز بھانپ گیا تو پھر سے بولا، اگر آپ مجھے سکون سے پیپر کی تیاری کرنے دیں گے تو بہت مہربانی ہوگی۔ ان سوالات کے جواب کسی اور وقت پر رکھ لیں، فرصت سے سبھی دے دوں گی، ہیرا نے دھیرے سے کہا اور پھر ہاتھ چھڑا کر چلتی ہوئی صوفے پر جا بیٹھی، جبکہ حماد سر درد کی وجہ سے خاموشی سے جا کر بستر پر لیٹ گیا۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی، مگر فی الوقت اسے ہیرا کا نرم لہجہ اور فکر نے چند لمحوں کے لیے ہی صحیح مگر پرسکون کر دیا تھا۔ سو وہ ہیرا کو پیپر کی تیاری کرتے دیکھتے ہی تھوڑی دیر بعد نیند کی وادیوں میں کھو چکا تھا، جبکہ ہیرا اسے پرسکون انداز میں سویا ہوا دیکھ کر دھیرے سے مسکرائی۔ وہ جانتی تھی کہ حماد کیوں کشمکش کا شکار ہے، لیکن جب تک اس کے پیپرز مکمل نہیں ہو جاتے وہ اس کی کشمکش کو مٹا نہیں سکتی تھی۔
चंद दिनों में हिरा के इम्तहानात ख़त्म हो चुके थे। वो आखिरी पेपर देकर लौटी तो लाउंज में ही सोफे पर जाकर पाँव फैलाकर लेट गई। वो बेहद थकी हुई थी। उसी लम्हे आगा जान चले आए। मुझे तुमसे बात करनी है, मेरे कमरे में आओ। उनकी बात सुनकर हिरा उठी। वो बोलकर वहाँ से चले गए, जबकि तानिया और छोटी ममानी भी वहीं मौजूद थी। हाँ जाओ, आगा जान की इज्जत भी खाक में मिला दी है, लेकिन फिर भी तुमसे ही मोहब्बत करना उन्होंने नहीं छोड़ा। तानिया ने अपने दिल की भड़ास निकाली। हिरा उसकी बात को नज़रअंदाज करती हुई आगा जान के पीछे पीछे उनके कमरे में चली आई। बैठो। उन्होंने हिरा को पास बैठने का इशारा किया तो वो बैठ गई। मैं जानता हूँ कि पिछले चंद दिनों से मेरा रवैया तुम्हारे साथ बहुत बुरा रहा, लेकिन हमाद से तुम्हारी शादी करने की सबसे पहली वजह यह थी कि तुम्हारी माँ की ख्वाहिश थी कि तुम्हारी शादी हमाद से हो, और दूसरी बात यह है कि हमाद भी तुम्हें बेहद पसंद करता है। मैंने उससे तुम्हारी बात की थी तो वो तुमसे शादी के लिए रजामंद था। ये पहले से ही तय था कि तुम्हारी शादी हमाद से होगी, लेकिन हालात ऐसे थे कि मुझे तुम्हारा निकाह करना पड़ा और हमाद की रजामंदी के बायस रुखसती भी करनी पड़ी। आगा जान ने फ़ौरन ही अपनी बात शुरू की और उन्होंने हिरा को यह भी बता दिया कि उस रात होटल में रहने की वजह और फिर गाड़ी के ख़राब होने के साथ साथ आगा जान को भी भड़काना ये सिर्फ तानिया का काम था और उसकी छोटी ममानी भी इसमें शामिल थी। वो उन दोनों को कुछ नहीं कह सकते थे, सो उन्होंने हमाद और हिरा का निकाह कर दिया। आप मुझे एक मर्तबा बता तो देते, मुझे आपसे कोई भी गिला ना होता। इतने दिनों से मैं आपसे नाराज़ थी, लेकिन मैंने पिछले दिनों ही मामा का ख़त पढ़ लिया था। उसके बाद से मैं मुतमईन हूँ, मगर तानिया की इस हरकत की वजह से हमाद को मैं बहुत सुना चुकी हूँ। हिरा ने नदामत से कहा। उसे काफ़ी अरसे से हमाद के साथ जो रवैया था उस पर शर्मिंदगी का एहसास हुआ। तुम उसे बता दो कि गलत फहमी का शिकार हो गई थी। मेरा पुत्र इतना भी बुरा नहीं है। आगा जान ने मुस्कुराकर कहा तो वो सर हिलाकर रह गई। आज अब घर जल्दी कैसे आ गए? हिरा कमरे में आई तो हमाद बिस्तर पर दराज था। क्यों, घर आने पर कोई पाबंदी है? हमाद ने सर उठाकर उसे देखते पूछा। आज से कबल उसने कभी ये सवाल नहीं किए थे। पाबंदी तो नहीं है, लेकिन हिरा बोलते बोलते रुकी। लेकिन क्या? हमाद ने बेचैन होकर पूछा। अपने रवैये पर माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मैं गलत फहमी का शिकार हो गई थी कि निकाह के लिए सभी हालात आपने पैदा किए हैं, लेकिन उसकी वजह तानिया थी। हिरा ने सर झुकाकर कहा। मैं जानता हूँ कि इसकी वजह तानिया ही है, वो धीरे से बोला। लेकिन आपने मुझे क्यों नहीं बताया? हिरा को फ़ौरन गुस्सा आया, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम अपनी गलत फहमी के बादल खुद मिटाओ और मेरी मोहब्बत को दिल से तस्लीम कर सको। वो बिस्तर से उठकर हिरा के करीब आया। लेकिन फिर भी अगर बता देते तो आपसे इतना सख्त लहजा ना रखती। हिदा शदीद नदामत से दो चार थी। अगर अब अफसोस है या माफ़ी मांग रही हो तो एक शर्त है। हमाद उसके कान के करीब जाकर सरगोशी के अंदाज में बोला। क्या शर्त? उसने जानने की कोशिश की। मेरी मोहब्बत को तस्लीम कर लो और इस शादी को भी। हमाद ने हिरा का हाथ थामते गोया इल्तिजा की थी। ये तो मैं कर चुकी हूँ। वो मुस्कुराई तो जवाबन हमाद ने उसके माथे पर अपने लब रखे। हिरा के पूरे वजूद में सुकून की एक लहर दौड़ सी गई। गलत फहमियाँ दूर हो गई थी। मोहब्बत जीत चुकी थी। तो कैसी लगी आपको कहानी? उम्मीद करती हूँ आपको कहानी बहुत पसंद आई होगी। कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।